जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। हर देश में आर्मी के कई सारे प्रारूप होते हैं। हमारे भारत में भी ऐसी कई सारी आर्मीज के प्रारूप हैं, मतलब फोर्सेस के प्रारूप हैं जिनका कि सबका काम बटा हुआ है। सूडान में भी ऐसा ही है, जो कि अफ्रीका का एक बड़ा देश है, लेकिन वहाँ पर इस समय एक फोर्स दूसरी फोर्स से भिड़ी हुई है, जिसमें कि कई सारे भारतीय भी फंसे हुए हैं और कई सारे लोगों की इसमें मौत भी हो चुकी है। लेकिन इन सभी कर्मकांड के पीछे आखिर वजह क्या है? राजनीति वजह है, ताकत वजह है, पैसा वजह है? आखिर क्या वजह है, ये अधिकतर लोगों को समझ में आ ही नहीं रहा है कि भाई आखिर एक ही देश की दो फोर्सेस आपस में कैसे भिड़ सकती हैं। लेकिन इन सब चीज़ों के बीच में एक ऐसा अहम पहलू भी बाहर निकल कर सामने आया है जो कि वाकई में हैरान कर देने वाला है, और वो है सोने का अभिशाप, मतलब कि गोल्ड। सोने का क्या अभिशाप लगा है ऐसा सूडान को कि वो उसको प्रगतिशील ही नहीं होने दे रहा, जबकि सूडान में इतना सोना है कि वो चाहे तो पता नहीं कितना पैसा छाप सकता है। पूर्वी अफ्रीका में एक सबसे बड़ा देश है जिसका कि नाम है सूडान। यहाँ पे पिछले हफ्ते मची उथल पुथल के दौरान अब तक करीब 180 लोग मारे जा चुके हैं और करीब करीब 1100 लोग घायल हुए हैं। कई इंटरनेशनल संस्थाओं के अनुसार सूडान के अर्धसैनिक बल, मतलब कि रैपिड सपोर्ट फोर्स, मतलब कि RSF, और वहाँ की सेना के बीच की लड़ाई के चलते ये मौतें हुई। दोनों पक्षों के बीच अधिकांश हमले राजधानी खार्तूम में हुए। जब से अप्रैल 2019 में आमिर अल बशीर की सरकार गिरी है, तब से सूडान में स्थिरता आ ही नहीं पाई, और ताज़ा संघर्ष के पीछे कई घटनाओं, तनाव और राजनीतिक संघर्ष की एक लंबी सीरीज दिखाई पड़ती। हिंसा के ताज़ा इस दौर के पीछे दो मुख्य सैन्य नेताओं के बीच संवाद की कमी, मतलब कम्युनिकेशन गैप, भी साफ तौर पर नजर आता है, जिन पर देश में नागरिक सरकार की बहाली करने की जिम्मेदारी भी। सबसे पहले RSF प्रमुख मोहम्मद हमदान दगालो, जिन्हें हिमदेती के नाम से भी जाना जाता है, और सेना प्रमुख जनरल अब्देल फतेह उल बरहान। लेकिन इस संघर्ष के कई कारणों में सबसे बड़ा कारण सोना भी है। पूरे अफ्रीका महाद्वीप में सबसे बड़ा सोने का भंडार सूडान में है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार सिर्फ 2022 में ही सूडान ने 41.8 टन सोने के निर्यात से करीब $2.5 अरब की कमाई करी थी। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं। साल 2022 में सोने के निर्यात से देश को $2.5 अरब हासिल हुए। देश के सबसे मुनाफे वाली सोने की खदानों पर हिमेदती और RSF मिलिशिया का कब्जा है, जो अपनी गतिविधियों को चलाने के लिए इस कीमती धातु को केवल खार्तूम सरकार को ही नहीं बल्कि पड़ोसी मुल्कों को भी बेचते। सूडान संकट के बारे में बारीकी जानकारी रखने वाले एक्सपर्ट ने बताया कि आर्थिक संकट से जूझ रहे देश के लिए सोने की खदानें ही आय का मुख्य स्रोत है, और इस संघर्ष के समय में ये रणनीतिक रूप से काफ़ी ज़्यादा अहम हो चुकी। उनके हिसाब से लंबे समय से RSF का ये एक प्रमुख वित्तीय स्रोत भी रहा है, और सेना इसे संदेह से भी देखती है। अंधाधुंध सोने के खनन ने खदानों के आसपास के इलाकों पर बहुत बुरा असर डाला है। खदानों के ढहने से मरने वालों की भारी संख्या भी बढ़ चुकी, और शोधन में इस्तेमाल होने वाले मरकरी और आर्सेनिक ने इसे तबाही को और ज़्यादा गंभीर बना दिया है। लेकिन इसके बाद सवाल ये उठता है कि आखिर किस तरह सोना सूडान की ताज़ा हिंसा में एक प्रमुख रणनीतिक कारक बन गया है। दरअसल साल 1956 में सूडान का इलाका ब्रिटिश शासन से आज़ाद हुआ था। इसके बाद एकीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई, जो कि उतार चढ़ाव से भरपूर रही। इस दौरान देश को अपने तेल भंडार के बारे में भी पता चला, और ये मुख्य वित्तीय स्रोत बन गया। 1980 के दशक के मध्य देश के दक्षिणी हिस्से में आज़ादी के लिए संघर्ष शुरू हो गया था, और तीखे संघर्षों के बाद 2011 में रिपब्लिक ऑफ साउथ सूडान बनने के साथ इस संघर्ष पर विराम लगा। दक्षिणी सूडान बनने के साथ ही कच्चे तेल के निर्यात से होने वाली 2/3 आमदनी सूडान के हाथ से चली गई। संसाधनों की कमी के कारण देश में मौजूद विभिन्न कबीलियाई समूह, हथियारबंद गुटों और मिलिशिया के बीच में तनाव और ज़्यादा बढ़ गया। साल 2012 में देश की उत्तरी हिस्से में स्थित जुबैल अमीरी इलाके में सोने के विशाल भंडार का पता चला, जो देश की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए पर्याप्त था। टफ्ट्स यूनिवर्सिटी सूडान से जुड़े एक्सपर्ट एलेक्स डी वॉल ने बताया कि इसे ईश्वर की देन समझा गया, और माना गया कि साउथ सूडान की वजह से देश ने जो खोया उसी की भरपाई इससे हो सकती है। उन्होंने कहा कि लेकिन सोने की खोज जल्द ही अभिशाप साबित हुई, क्योंकि इस पर कब्जे को लेकर विभिन्न पक्षों में लड़ाई शुरू हो गई, और इसकी वजह से सोने की अनियंत्रित लूट भी शुरू हो गई। स्थानीय रिकॉर्ड्स और खुद डी वॉल के मुताबिक उथली खदानों में अपनी किस्मत आजमाने के लिए हजारों लोग भीड़ करके इस इलाके में जाते हैं। कुछ लोगों को सोना हाथ लगता है तो वो रातों रात अमीर भी हो जाते हैं, जबकि कुछ भुरभुरी खदान धंसने से मारे गए लोग या फिर सोने का शोभन करने वाले लोग, जिससे मरकरी भी निकलता है, आर्सेनिक भी निकलता है, इसके जहर से मर गए। साल 2021 में वेस्ट कॉर्डोफ्रान प्रांत में सोने का एक खदान धंसने से 31 लोग मारे गए थे।
वहीं बीते मार्च में ही एक अन्य खदान के धंसने की वजह से 14 लोग मारे गए थे। देश के उत्तरी हिस्से में जगह जगह सोने की तलाश करना आम बात है। सूडान यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने 2020 में खदानों के पास मौजूद पानी के स्रोतों का अध्ययन भी किया। इसके अनुसार यहाँ पानी में मरकरी का स्तर 2004 ppm मतलब कि पार्ट्स पर मिलियन और आर्सेनिक का स्तर 14.23 ppm पाया गया था। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार पानी में मरकरी का मान्य स्तर 1 ppm और आर्सेनिक का 10 ppm है। खार्तूम यूनिवर्सिटी में पर्यावरण कानून बढ़ाने वाले प्रोफेसर अल-जिली हमूद सलाह के अनुसार बड़े पैमाने पर मरकरी और आर्सेनिक का इस्तेमाल देश में निश्चित ही पर्यावरणीय तबाही लेकर आएगा। उनके मुताबिक देश में सोने के खनन वाली 40,000 जगह हैं। देश के 13 प्रांतों में सोने का शोधन करने वाली 60 कंपनियां हैं। इनमें 15 कंपनियां सिर्फ दक्षिण कर्दोफान में ही हैं। ये पर्यावरण के मापदंडों को भी नहीं मानती, इसलिए कुछ भी इसमें बदलने नहीं जा रहा है। अल बशीर के समर्थक एक जाने माने कबायली नेता मूसा हलील ने एक विशेष जनजाति का सामूहिक नरसंहार करने के बाद इस इलाके को अपने कब्जे में ले लिया था। इस जनसंहार में इस इलाके में रहने वाले 800 लोग मारे गए थे। हलील ने सोने का खनन करना और बेचना शुरू कर दिया और उनके ग्राहक सिर्फ खार्तूम की सरकार ही नहीं बल्कि अन्य खरीदार भी थे। हालांकि मानवता के खिलाफ अपराध के अभियुक्त हलील का 2017 में पतन हो गया। उसके बाद आरएसएफ के नेता हेमदती ने यहाँ कब्जा कर लिया। उस समय देश के कुल निर्यात में सोने की हिस्सेदारी 40% होती थी। डेवाल के अनुसार इस सोने ने ही हेमदती को देश का मुख्य ताकतवर नेता बना दिया। इसके साथ ही उनका प्रभाव बढ़ा और चाड और लीबिया से जुड़े सरहदी इलाकों पर उनका कब्जा हो गया। सच्चाई ये है कि 2019 में सेना के तख्तापलट के कारण ओमर अल बशीर की सरकार गिरने के बाद ये देश 2 प्रमुख हाथों में चला गया जिनके पास हथियारबंद समूह थे, हेमदती और अल बुरहान। डिवॉल कहते हैं कि अन्य कारकों को अगर छोड़ भी दें तो आरएसएफ के पास 70,000 हथियारबंद लोग और 10,000 पिकअप ट्रक हैं और वो सूडान का स्वयंभू हथियारबंद समूह बन गया है। इतनी बड़ी ताकत के साथ वो राजधानी खार्तूम को नियंत्रित करने का दावा करने लगा। साल 2021 में दोनों नेताओं ने बातचीत शुरू करने पर सहमति जताई, जिसमें सूडान में एक नागरिक सरकार के गठन का भी रास्ता साफ होता। वर्ल्ड माइकल के अनुसार बीते दिसंबर में जब ये सहमति बनी थी तो स्पष्ट था कि सोने का सारा उत्पादन चुनी हुई सरकार को हस्तांतरित कर दिया जाएगा। लेकिन हेमदती की बढ़ती हुई ताकत को देखते हुए अल बुरहान के करीबी लोगों ने आरएसएफ की गतिविधियों को नियंत्रित करने की सेना को सलाह दी। हालांकि वो कहते हैं कि उत्तरी सूडान में सोने की खदानों के नियंत्रण में अपनी हिस्सेदारी के लिए कई और ताकतें भी सक्रिय हैं। वर्ल्ड माइकल कहते हैं कि यही कारण था कि अल बुरहान नियंत्रित सेना ने आरएसएफ को नियंत्रित करने के लिए व्यापक राजनीतिक संक्रमण के तहत ही एक सुरक्षा सुधार वार्ता करने की कोशिश की और जिसकी शर्तें हेमदती को स्वीकार्य कहीं से कहीं तक भी ऑब्वियस सी बातें नहीं हुई। कई सारे कारणों में से एक प्रमुख कारण ये भी माना जाता है जिसकी वजह से बीते सप्ताहांत हिंसा भड़क उठी, लेकिन देश को अस्थिर करने में अन्य ताकतें भी शामिल रहीं। वो कहते हैं लीबिया में लड़ाई मंद पड़ने के बाद ऐसी आशंका थी कि वहां लड़ रहे दारफुर लड़ाके वापस लौटेंगे और सोने की खदान समेत अन्य संसाधनों पर कब्जे के लिए लड़ाई और भड़केगी। विश्लेषकों का कहना है कि देश में शांति का बहुत कुछ दारोमदार अंतर्राष्ट्रीय दबाव पर भी निर्भर करता है। वर्ल्ड माइकल कहते हैं कि निश्चित नहीं है कि दोनों पक्षों में से कोई भी मुकम्मल जीत हासिल कर पाएगा, इसलिए दोनों पक्षों में हताहतों की संख्या बढ़ेगी और इसकी वजह से घरेलू और इंटरनेशनल दबाव भी बढ़ेगा। और लगता है कि उन्हें दोनों को मतलब इन दोनों ही जो संगठन है इनके नेताओं को एक बार फिर से बातचीत की मेज़ पर आना ही पड़ेगा। लेकिन जब तक ये लोग बातचीत का रास्ता नहीं अपनाते हैं, नहीं खोलते हैं, तब तक ये लड़ाई यूं ही बदस्तूर जारी रहेगी और सिर्फ लोगों को इसमें नुकसान होगा और कुछ नहीं। उम्मीद करता हूँ आपको भी अभी सूडान विवाद समझ में आ गया होगा और किस तरह से सोना इनके लिए अभिशाप बन गया है ये भी आप जान सके होंगे। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।